अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है मई जून 2024 और उसका वेरिएंट 21। बेटा मैं आपसे आज डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा सबसे पहले, the elements of group 17 are called halogen. Complete the table 1.1. हेलोजन दिए हुए हैं और कलर एट 293 केल्विन दिया हुआ, यानी रूम टेम्परेचर पे, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको उनका जो कलर है वो पूछ रहा है। क्लोरीन येलोविश ग्रीन या फिर सिर्फ ग्रीन भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है? ये होती है ग्रीन। ब्रोमीन रेड ब्राउन या सिर्फ ब्राउन लिख दो, रेड ब्राउन। आयोडीन को बेटा डार्क ग्रे लिख सकते हैं। अबे यार, आप इसे डार्क ग्रे लिख सकते हैं बेटा, या फिर ग्रे ब्लैक लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है बी में, स्टेट द ट्रेंड ऑफ वोलाटाइलिटी। वोलाटाइलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी जल्दी एवापोरेट हो जाती है। याद रखिएगा बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ऑल हेलोजेंस आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो इनकी जो वोलेटाइलिटी है या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं बेटा इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। दे आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस चीज पे डिपेंड करती हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो सरफेस एरिया देखते हैं। चूंकि टॉप टू बॉटम आते हुए बेटा इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी, स्ट्रांग होती जाएगी। इसका मतलब है वोलेटाइलिटी कम हो जाएगी, इजीली एवापोरेट नहीं होंगे। इस बात को लिखना है बेटा, आप किसी भी तरीके से पॉइंट बना के लिख दें इसको। तो सबसे पहले तो वोलेटाइलिटी डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज इंड्यूस्ड डाइपोल dipole force increases due to increase in नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहते हैं बेटा, तो इसलिए टॉप टू बॉटम वोलेटाइलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है? तो सबसे लेस वोलेटाइल ब्रोमीन, और सबसे लेस वोलेटाइल आयोडीन, और सबसे मोस्ट वोलेटाइल क्लोरीन होगा, ठीक है? आगे क्या बोलता है? आयोडीन इज मेड बाय रिएक्टिंग ब्रोमीन, ठीक है, विद सोडियम आयोडाइड। यानी कि अगर आप ब्रोमीन को सोडियम आयोडाइड के अंदर डाल दें, कंस्ट्रक्ट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद सोडियम आयोडाइड। तो सिंपल बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ब्रोमीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, तो आयोडाइड को आयोडीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। आपने लिखा Br2, और आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स इट। स्टेट द रोल ऑफ ब्रोमीन इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया रोल। एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन कर दो इसको बेटा। इट ऑक्सीडाइजेज iodide into iodine, but itself reduced, ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया। Concentrated sulfuric acid is added to separate samples of containing equal amount of sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. All three samples initially react to produce hydrogen halides. अच्छा देखिए बेटा,
अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, तो पहला स्टेप तीनों का सेम होता है, एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है वो। इसमें बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसमें बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पहला स्टेप तीनों का सेम होता है। पहला वाला रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप का होता है बेटा, और बाकी के जो रिएक्शन होते हैं वो दो दो स्टेप्स के होते हैं। तो जरा ख्याल रखिएगा इसमें, ठीक है। जो पहला स्टेप होता है वो सेम होता है इन तीनों का, और पहला वाला रिएक्शन सिर्फ पहले स्टेप में खत्म हो जाता है जबकि बाकी वालों में होता है। ऐसा क्यों होता है आपको पूरी डिटेल के साथ क्लास में बताया। ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बेटा तो क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इक्वल होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको वापस से याद दिला दी, पूरी डिटेल से लेक्चर के अंदर कंप्लीटली समझाया हुआ है मैंने आपको। आपसे क्या बोल रहा है ये, राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द एसिड बेस रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड। तो बेटा ये मैंने यहाँ वैसे भी लिख दिया था तुम्हें, सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, तो H2SO4 प्लस सोडियम ब्रोमाइड, पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होता है बेटा, और ये बनाता है NaHSO4, साथ में बना लेगा HBr। कहता है डिड्यूस विच सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब ये हो गया, अगर आप ये तीनों रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड इज HCl, हाइड्रोजन हैलाइड इज HBr, हाइड्रोजन हैलाइड इज HI। इन तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किसकी होगी बेटा, HCl की होगी। क्यों? क्योंकि HCl के बाद रिएक्शन होगा ही नहीं, वो सबका सब NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl के अंदर। लेकिन आपके हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड वाले केस के अंदर बेटा ब्रोमाइड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है when considered sulfuric acid is added, explain your answer by consider relative reactivity of the halide ions as a reducing agent। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम याद रखिएगा बेटा, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आइडेंटिफाई द सोडियम हैलाइड में सोडियम क्लोराइड लिखोगे बेटा, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl या फिर HBr या फिर HI, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, तो आप सबसे पहले लिख दें, ये मुझे जगह कम लग रही है इसमें, डाउन द ग्रुप 17 डाउन द ग्रुप 17 ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी decreases but reducing ability of halide ions increases, ठीक है। hence chloride is weaker reducing agent than bromide and iodide. Consequently, sulfuric acid can oxidize bromide into bromine and iodide into iodine। तो बेटा हम इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट हमारे पास लाइनें कम है, बट हमने अपने पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, ठीक है। कहता है सल्फर क्लोराइड SCl2 इज लिक्विड एट RTP। हमें पता है, हम क्लास में कर चुके हैं पीरियड 3 के क्लोराइड्स को पूरी डिटेल के साथ।
When HCl2 is added to water, misty fumes are seen. HCl के होते हैं बेटा, and solution is made that turns universal indicator red. जाहिर बात है वो acidic होगा तो red ही करेगा. Identify the type of reaction that occurs when HCl2 is added to the water. Reaction with water is called hydrolysis बेटा. तो reaction with water is called hydrolysis. Name chloride of different period 3 element that is also a liquid at room temperature and produces misty fumes added to the water. देखो बेटा पीरियड 3 के अंदर तीन ही क्लोराइड है जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एक होता है SCl4, SiCl4, एक होता है PCl3 और एक होता है SCl2. ठीक है, ये आप गौर से देखिएगा, ये आपके पास लिखे हुए हैं. ये तीनों क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं. ठीक है, तो एक तो उसने दे दिया, दो हमसे पूछ रहा है तो हम लिख लेंगे SiCl4. नेम पूछ रहा है तो हम नेम लिख देते हैं सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. बेटा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. याद रखिएगा PCl5 रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है. ठीक है, a molecule of HCl2 contain 2 SCl covalent bond. ठीक है, खुद ही बता दिया उसने, नहीं बताता तो भी मेरा ख्याल है आपको पता होता इसके बारे में. उसके बाद बोलता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl2. याद रखिएगा बेटा सल्फर ग्रुप 16 का है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्लोरीन ग्रुप 17 का है तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर होगा जैसे H2O का होता है बेटा. ऑक्सीजन ग्रुप 16 का और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो इसमें हाइड्रोजन की जगह उसने क्लोरीन दे दिए और सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के हैं, तो 1 2 3 यूज डॉट फॉर द क्लोरीन. ठीक है, तो अगर मैं यूज क्रॉस फॉर द क्लोरीन. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये 7 और ये 8. और बेटा ये इसने पता नहीं क्यों आपसे ओ लेवल वाला एक सवाल पूछ लिया है. ठीक है, तो ग्रुप 16 वाले अगर दो कोवलेंट बॉन्ड बना लें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में दो लोन पेयर रहे, रिमेनिंग बचते हैं. दैट्स इट. प्रिडिक्ट द शेप, प्रिडिक्ट द शेप. ओके, एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ HCl2 बाय यूजिंग वेस्पर थ्योरी. अब सोचो सेंट्रल एटम के अंदर दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर का मतलब हो गया बेंट, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका तकरीबन जैसे H2O का था 105, तकरीबन 105 डिग्री. ठीक है, ठीक है, तो बेंट और 105 या 104.5 लिख दो. दैट्स इट, सिंपल सा. वेस्पर थ्योरी के बारे में, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर की शेप बेंट होती है और उसे 105 बोलते हैं. सी पे आते हैं. सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 is crystalline solid. Reduce the oxidation number of magnesium and nitrogen इन द मैग्नीशियम नाइट्राइड टू कंप्लीट. अगेन ओ लेवल वाला सवाल है बेटा, ये वापस लेके जाओ +2 हो जाएगा, ये वापस लेके जाओ -3 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा +2, नाइट्रोजन हो जाएगा -3. उसके बाद बोलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस ammonia and magnesium hydroxide only. Construct an equation for to describe this reaction. देखो बेटा आपको उसने सारी इंफॉर्मेशन खुद से दी हुई है, आपको खुद बोल रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ और फिर प्रोड्यूस क्या करता है, अमोनिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको उसने खुद दे दिए, हम लिख लेते हैं. ये देखिएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 है, आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया. ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसने खुद बोला है अमोनिया NH3, साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस. अब आपके पास 3 मैग्नीशियम है रिएक्टेंट साइड पे, आपने प्रोडक्ट साइड पे 3 लगा दिया. इसी तरह नाइट्रोजन आपके पास 2 हैं तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया. अब हम वाटर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 6 और 6 हो गए 12, 6 2 ज़ा 12, बैलेंस हो गई. ठीक है,
एक्सप्लेन वाई द सोल्यूशन प्रोड्यूसेस इन दिस रिएक्शन C2, ये इसी का है, pH ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इन योर आंसर, ठीक है। देखो बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो जाहिर बात है इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, अगर आप आए ग्रुप 2 में तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ऊपर वाले दो इनसॉल्युबल हैं, तो इसका मतलब है वो जो pH ग्रेटर देन 7 हो रही है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बन रहा है, वो अमोनिया की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस इन दिस रिएक्शन C3 हैज अ pH ग्रेटर देन 7, रेफर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, अबे क्या हो गया, रेफर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस इन योर आंसर। तो हम अपने प्रोडक्ट को रेफर कर देते हैं, जैसे अमोनिया है तो हम कह सकते हैं कि एक्वस अमोनिया इज अ वीक बेस और which incompletely dissociate to produce hydroxide ions. That's it. इसीलिए आपका जो सोल्यूशन है बेटा वो क्या होगा, pH ग्रेटर देन 7 शो करेगा, ज़रा अल्कलाइन होगा। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा वो नहीं देखा, जैसे सिर्फ ये बोला ग्रेटर देन 7, ठीक है, क्लियर नहीं किया कि वो बहुत 14 के करीब है तो स्ट्रांग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसने, ठीक है। डी पे आते हैं बेटा, कह रहा है बोरोन नाइट्राइड इज वाइट सॉलिड दैट मेल्ट्स अबव 2900 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है। शोज पार्ट ऑफ द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा, जरा गौर से देखिएगा कि ये हेक्सागोन रिंग बने हुए हैं, गौर से देखें, ठीक है। और इसमें इसने किया क्या है, बोरॉन को इधर बीच में रखा हुआ है, ये ब्लैक वाला, और नाइट्रोजन को उसने जो जो डॉट्स जो बगैर उसके हैं उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम ये रहे और बोरॉन ये रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिएगा कि अगर मैं बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिर बोरॉन, देखें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से अगेन नाइट्रोजन बेटा, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, तो ये बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच के अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल का मतलब बेटा वही नॉन पोलर या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस वगैरह। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, यूज द फिगर 2.2 डिड्यूस द इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ द बोरोन नाइट्रेट, जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करे। तो आप ये ऐसे, बोरोन ग्रुप 3 का है तो या 13 का है, +3 हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है तो -3 हो गया, कैंसिल आउट करके बेटा फॉर्मूला लिख दो, Bn suggests the identity of another crystalline solid that has atom arranged in layers similar to that of solid boron nitride, graphite बेटा। वैसे उसको शुरू से ही शक्ल से देख के हमें समझ में आ गया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट की तरह है, ठीक है। तो वो सिंपल नॉलेज बेस्ड सवाल बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, कहता है डिफाइन ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा कहता था कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम पर किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करें, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो सिस्टम फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाता है। और वो क्यों करता है ऐसा, ऐसा इसलिए करता है बेटा ताकि उसे वापस से इक्विलिब्रियम मिल जाए, तो वापस से जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए। तो इस सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है, आई होप आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं इसको, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसने कहा, जो मैं उसे लिखता हूँ, व्हेन a stress is applied to an equilibrium, सही है, वो इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वगैरह वगैरह। व्हेन a stress is applied to an equilibrium, the equilibrium position shifts in forward
or backward to minimize that stress in order to re-attain इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप सिंपल डेफिनेशन पूछिए तो इक्विलिब्रियम उसने यही कहा था, कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे हो आप उसे डिस्टर्ब करें, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या फिर वो इसलिए जाएगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम आ जाए। दैट्स इट। रिएक्शन वन डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन येलो Fe3+ and colorless SCN to produce FeSCN2 पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन वन आपको दिया हुआ है, आप गौर से देखें बेटा, आपको आयरन 3+ का कलर येलो दिया हुआ है और इसको कलरलेस दिया हुआ है, प्रोडक्ट का कलर रेड दिया हुआ है, और -X का मतलब ये हो गया रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सो दिस इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखो, अ मिक्सचर ऑफ आयरन 3+ aqueous SCN- and FeSCN2+ aqueous is at equilibrium at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर इज देन इंक्रीज्ड टू 50। अच्छा, आप पहले समझ लें, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने टेम्परेचर 20 से कितना कर दिया, 50 कर दिया बेटा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी वापस से इक्विलिब्रियम आएगा। डिड्यूस द चेंजेस दैट अकर इफ एनी इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर्ड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो रेड कलर था प्रोडक्ट का वो फेड होता जाएगा और येलो कलर इंटेंस होता जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो चेंज इन अपीयरेंस पूछ रहा है सबसे पहले, तो आप लिखेंगे रेड कलर फेड्स अवे एंड येलो कलर becomes more intense। ठीक है, ज्यादा इंटेंस होता जाएगा। चेंज इन रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSCN-, तो जाहिर बात है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। दैट्स इट। तो आप बोलेंगे रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSCN2 पॉजिटिव डिक्रीजेस। चेंज इन वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमेशा बोलता हूं बेटा याद रखना, Kc Kp कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बस। ठीक है, तो चूंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है इसका मतलब है Kc की वैल्यू चेंज होगी। अब आपको एक और बात याद दिला दूं, Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है इसका मतलब है Kc की वैल्यू भी कम होगी। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो इट डिक्रीजेस बेटा। सही है, लोअर होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट, उसमें पार्ट सी को देखिएगा। इन अदर एक्सपेरिमेंट इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब हो गया बेटा सेम मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सेम, सेम moles. Equimolar of Fe3+ and SCN are mixed together and allowed to reach equilibrium. The total volume of the mixture is 25 centimeter cube. At the equilibrium रिएक्शन आपको वही वाला दिया हुआ है इसने, और at equilibrium mixture containing, इक्विलिब्रियम पे आपको SCN- और FeSCN2+ की वैल्यूज दी हुई है, मोल पर डीएम क्यूब में दी हुई है। ठीक है, दिया मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट द इनिशियल अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe3+
added to HCN to produce this mixture। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले भी कई दफ़ा क्लास के अंदर भी ये बातें बोली हैं बेटा, अगर आपको x समझ में आ जाए ना, आपको पूरा इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा। ये सब x का खेल है। वो चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर तो मसला ही नहीं। अब देखो, जैसे मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके दूं, ज़रा ये देखिएगा। Fe3 पॉजिटिव है, SCN माइनस है, और ये आपको दिया हुआ है इसने FeSCN2 पॉजिटिव, ठीक है। अब वो इनिशियल मोल्स पूछ रहा है, मुझे नहीं पता। सपोज करो मैंने उसे कहा A मोल्स, यहां मैंने कहा A मोल्स, और ये होगा 0। एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x? A माइनस एक्स, याद है कोफिशिएंट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द x, तो 1 कोफिशिएंट है तो मैंने x लिखा। A माइनस एक्स, और ये हो गया x। डन हो गया। अब आप गौर से देखें उसने आपको दिया हुआ क्या क्या है। ये इक्विलिब्रियम पे आपके पास आ गई, ये सब चीज़ें आपके पास इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। अब आप देखें उसने आपको इक्विलिब्रियम पे क्या दिया हुआ है। आपको SCN A माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है उसने 1.30 इंटू 10⁻⁻³ ये दिया हुआ है। और उसने आपको x की वैल्यू दी हुई है, ये वाली कितनी दी हुई है बेटा? 0.3 इंटू 10⁻³ और वो आपसे इनिशियल मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, जरा देखिएगा। पहली बात तो ये कि देखो a माइनस एक्स आपको दिया हुआ है 1.3 10⁻⁻³ इक्विलिब्रियम पे आपके पास SCN माइनस कितना है? a माइनस एक्स, और इक्विलिब्रियम पे उसने उसकी वैल्यू दी हुई है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू उसने आपको दी हुई है। आप उसमें से x निकाल लें। अभी निकाल लेता हूं, ये देखो, जरा मेरा साथ दीजिएगा। मैंने लिखा a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻³ भाई x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अगर मैं a निकालूंगा तो a बराबर होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻³ इस x को वहां ले जाओ, ये प्लस x हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻³ x की वैल्यू ये रही, प्लस 0.3 इंटू 10⁻⁻³ निकालूं आपके लिए, आप खुद से कोशिश करें ना बेटा। ये आ गया मेरे पास बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻³ आ गया मेरे पास। मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर dm³। ये आ गई मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। a आ गया मेरे पास बेटा। उसने मुझसे पूछा है अमाउंट इन मोल्स बताओ, ठीक है। और याद रखिएगा ये 25 के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, इसने मुझे कहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स है बेटा इनिशियली, बट वो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है। 1 dm³ का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 25 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास इनिशियल मोल्स आ जाएंगे, यानी ए आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 1000, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इनिशियल मोल्स आ गए बेटा। देखो मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूं बेटा कि यार एक्स सीख लो एक दफा, एक्स। और अगर आपको इक्विलिब्रियम में एक्स समझ में आ गया ना, आपको किसी भी तरह का सवाल दे दे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें, ठीक है। पार्ट सी पे आता हूं। कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शन 1 एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो पहले बेटा केसी की एक्सप्रेशन लिख लो। केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितना है प्रोडक्ट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज FeSCN2 पॉजिटिव, यही है ना? ओके। उसके बाद नीचे रिएक्टेंट लिख लो बेटा। एक था आयरन 3 प्लस
और दूसरा है एस सी एन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा याद रखिएगा इनमें 1:1 का रेशो है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी एस की होगी बेटा वही कॉन्सेंट्रेशन आपकी उसकी भी होगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने लिखा कि C इज इक्वल टू FeSCN की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ये रही 0.3 इंटू 10⁻⁻³ ये मैंने प्रोडक्ट रखा 0.3 इंटू 10⁻⁻³ नीचे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, यही वाली होगी। क्यों यही वाली होगी बेटा? 1:1 का रेशो है, ठीक है। तो मैंने लिखा कितनी थी ये 1.3 10⁻⁻³ 1.3 इंटू 10⁻⁻³ को मल्टीप्लाई करने के बजाय 1.3 10⁻⁻³ से डायरेक्ट स्क्वायर ले लेता हूँ, दैट्स इट। केसी निकाल लेता हूँ। 177.5 आ रहा है मेरे पास आंसर, 177.5 आ रहा है। अगर इसे मैं 178 ले लूँ ये हो जाएगा मेरे पास आंसर 178 आंसर आ रहा है। आप खुद से करके देखिएगा बेटा। यूनिट्स निकालने का आसान तरीका है, ऊपर है मोल पर डी एम क्यूब, नीचे है मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर। इससे स्क्वायर कैंसिल किया, इसे ऊपर भेज दे। मोल -1 डी एम क्यूब विल बी द राइट आंसर बेटा। आई होप बहुत आसान सा सवाल था, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं बेटा। डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा, तो व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं। आई होप ये चीजें आपको मेरा नहीं ख्याल तंग करती होंगी। इंथैल्पी चेंज व्हेन, तो मैं जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिख देता हूं। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole is formed 1 mole of a compound is formed from its element under standard conditions, ठीक है। बी पे आता हूं बेटा, कहता है आयरन इज मेड व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बाय द रिएक्शन 2। ठीक है, ये आपको एक रिएक्शन दे दिया उसने। टेबल 4.1 शोज इंथैल्पी चेंज Table 4.1 shows enthalpy change of formation data measured at 298 Kelvin and 101 kilopascal. ओके, उसके बाद बोल रहा है फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है। तो बेटा फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपको ये बनाना है, तो बना लेते हैं। ये देखिएगा, लेट से बना लूं। आयरन प्लस ऑक्सीजन से बनाना है। और क्या बनाना है बेटा? आयरन ऑक्साइड बनाना है। ये सॉलिड होता है, इसे 1 मोल रखना है। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आयरन सॉलिड होता है। यहाँ 3/2 लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बना है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस होती है, इसे 1 मोल रहने देना है। यहाँ हाफ मोल लगा दो बैलेंस के लिए, यहाँ सॉलिड लगा दो, हो गया। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, तो बच्चों वाला सवाल था, एक फॉर्मेशन की इक्वेशंस आपसे बनवा रहा है। कंप्लीट द टेबल 4.1 बाय एडिंग इक्वेशन विद रिलेवेंट स्टेट सिंबल टू रिप्रेजेंट। हो जाएगा standard enthalpy change of formation of this, standard enthalpy of formation of this. Use the data in the table 4.1, calculate the enthalpy change of reaction delta HR in kilojoule, show your working delta HR।
यूज द डेटा इन 4.1, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल ऑफ रिएक्शन टू। अच्छा सॉरी, मैंने यही देख रहा था किस रिएक्शन की पूछ रहा है। रिएक्शन टू, मैं पहले रिएक्शन टू को नीचे लिख लूँ बेटा, ये देखिएगा। Fe2O3 प्लस 3CO gives you 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, फॉर्मेशन आपको दी हुई है, रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। हैसेस लॉ कहता है √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। तो बेटा नीचे मैंने आयरन लिखा, साथ में ऑक्सीजन लिखा, साथ में कार्बन लिखा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की, वैसे ही अपने लिए ज़रा समझने के लिए बैलेंस कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मेरे पास है फॉर्मेशन, कहाँ है ये रही बेटा फॉर्मेशन। ठीक है, -824.2 -824.2 हो गई। ये मेरे पास है, ये रही -110.5 -110.5। रिएक्शन में 3 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ। 331.5 -331.5 हो गई, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट जीरो होती है, दफा करो, ये आ जाओ। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना दिया हुआ है मुझे, 393.5, तो -393.5 दिया हुआ है। ये कितने मोल्स हैं, 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, ये आ गई -1180.5 -1180.5। मैं हमेशा बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरी कैलकुलेशन जो है ना, जाहिर बात है मैं ज़रा फटाफट कर रहा होता हूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक्स हो, तो आप प्लीज़ खुद से ज़रूर ट्राई किया करें। ठीक है, एक दफ़ा कर लिया करें ना, ताकि कंफर्म हो जाए। तो मुझे कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और पीछे मैंने कैलकुलेशन गलत की है जल्दी में। ठीक है, ज़रा देख लीजिएगा। √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2 बेटा, तो आपको सब पता है, √1 ये हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा। √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, तो आप वर्किंग कैसे दिखाएंगे, -824.2 -331.5 प्लस डेल्टा एच आर बराबर होगा -1180.5 के। बेटा इस पूरे को उठा के उधर लेके जाएं, तो मैं अगर इससे ज़रा कैलकुलेट कर लूँ, 1155.7 आ रहा है, ये है 1155.7 आ रहा है। अब इसे मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा एच आर बराबर होगा -1180.5, ये माइनस है तो वहाँ जा कर के प्लस हो जाएगा, प्लस 1 कितना था ये, 1 था सॉरी, ये था 1155.7। ठीक है, तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू 1180.5 और प्लस 1155.7, ये आ गया 24.8 माइनस में मेरे पास। आप अपना चेक करें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, -24.8 किलो जूल पर मोल आया मेरा आंसर। अब आप अपना देख लीजिएगा बेटा। तो ये मैंने √1 इज इक्वल टू √2 से ही सॉल्व किया, जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर हैसेस लॉ की खूब प्रैक्टिस करवाई है बेटा। आई होप मेरी इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। अब इसके जो बकिया क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।